एक समय की बात है। किसी गांव में तीन दोस्त रहते थे, राजू, बबलू और करण। वो तीनों बहुत बहादुर थे। अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती थी तो वो तीनों दोस्त मदद करने के लिए सबसे आगे रहते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटने लगी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जो कि एक चिंता का विषय था। इसीलिए सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए और इस समस्या के समाधान के लिए बात करने लगे। काफी देर तक बात करने के बाद करण ने गांव वालों को एक बात कही। क्यों ना हम रात में पहरा दें। इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाएगी। साथ ही हमें ये बात भी पता चल जाएगी कि आखिर बच्चे जाते कहाँ हैं। करण की बात सभी गांव वालों को ठीक लगी और इस तरह कभी राजू, कभी बबलू और कभी करण तीनों गांव में पहरा देने लगे। इस दौरान बच्चों का गायब होना बंद हो गया। एक दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, जब से हमने गांव में पहरेदारी शुरू करी है, तब से गांव के बच्चे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारे गांव के आदमी रखवाली करते रहेंगे? इस समस्या को जड़ से निकाल कर फेंकना होगा। सरपंच की बात सुनकर बबलू को एक योजना सूझी और उसने कहा, रात में सभी छत पर छुप कर देखेंगे कि आखिर बच्चे जाते कहाँ हैं। जैसे ही रात हुई, बबलू ने देखा कि एक बच्चा उसके सामने वाले घर से निकलकर जा रहा था। बबलू उसे देखकर हैरान हुआ। उसने तुरंत मसाल जलाकर करण और राजू को इशारा दिया। वो दोनों जल्दी से उसके घर की तरफ आ गए, लेकिन बबलू थोड़ा दूर निकल गया था क्योंकि वह बच्चे का पीछा कर रहा था। राजू ने बच्चे को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी देखी और वह कुछ धीरे धीरे बोल रहा था। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। बबलू बच्चे के पीछे चल रहा था और राजू और करण उनके पीछे। तभी वो बच्चा घने जंगल की तरफ जाने लगा। उस घने काले जंगल में लोग दिन में भी जाने से डरते थे और वह बच्चा आंखें बंद किए रात में जा रहा था। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। लेकिन वहां अचानक जोरों से आंधी चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोरों से हिलने लगे और वो बच्चा वहां से गायब हो गया, जिसे देख सभी हैरान हुए और जंगल की ओर निकल गए। वो तीनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे कि वहां सरपंच के साथ मेघा और सोनम भी मशाले लेकर आ गए। इसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले गए। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि कई जानवर वहां मरे पड़े हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर खाया हो। ये सब देखकर राजू कहने लगा, यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है जो हमें नहीं पता। वो बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में ना। राजू की बात सुनकर सभी उस बच्चे को ढूंढने लगे। अब वो सभी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए थे और बहुत थक भी चुके थे। वो एक जगह रुके। तभी मेघा को किसी तंत्र मंत्र की आवाज सुनाई दी। मेघा के ऐसे कहते ही सभी चुपचाप आवाज सुनने लगे। तभी उन सभी को भी वहां मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। अनुराग ने हाथ से इशारा करते हुए सभी को आवाज की तरफ चलने के लिए कहा। सभी आवाज की तरफ बढ़े तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वहां एक तरफ आग जल रही थी और उसके चारों ओर वो बच्चे बैठे हुए थे जो गांव से गायब थे, और वो बच्चा भी जिनके पीछे राजू, बबलू और करण आ रहे थे। वो सभी बच्चे आंखें बंद करके बैठे थे और हर बच्चे के आगे एक पौधा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने अपने बस में कर लिया हो। वहां पर एक डायन, जो दिखने में बहुत भयानक थी, बच्चों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में एक खून भरा प्याला भी था और वो मंत्र पढ़ पढ़कर बच्चों के ऊपर खून डाल रही थी। सभी उस डायन के पास जाकर खड़े हो गए और करण ने गुस्से में बोला, कौन हो तुम और इन बच्चों से क्या चाहती हो। पहले ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की? मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों पर और इस दुनिया पर राज करूंगी। ये सुनकर गांव के सरपंच ने करण से धीरे से कहा, करण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ये हर एक बच्चे के सामने एक पौधा क्यों लगा है? हाँ, इसके पीछे जरूर कोई राज है। राजू, बबलू, तुम दोनों इस डायन को बातों में उलझाओ।
मैं मेघा और सोनम के साथ बच्चों को बचाने जाता हूँ। करण के ऐसा कहते ही राजू और बबलू उस डैन के पास चले गए। फिर करण, मेघा और सोनम ने उन बच्चों के सामने से पौधे उखाड़ दिए। इसके बाद बच्चों ने अपनी आंखें खोल ली और वे सब ठीक हो गए। उनमें से एक बच्चा बोला, अंकल, इस डायन की जान इस खून के प्याले में है। इस प्याले में आग डालने पर ये मर जाएगी। करण ने मेघा, सरपंच और सोनम से उन बच्चों को वहां से ले जाने के लिए कहा और अब करण, राजू और बबलू अकेले ही उस डायन से लड़ रहे थे। डायन तीनों में से किसी को भी खून के प्याले के पास नहीं जाने दे रही थी, लेकिन फिर भी करण ने जल्दी से खून का प्याला उठा लिया और उस खून के प्याले को आग में डाल दिया। जैसे ही वह खून का प्याला आग में गया, डायन चिल्लाने लगी। अब डायन पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तीनों दोस्त गांव की तरफ लौट गए। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राजू, बबलू और करण को धन्यवाद किया। अब वो तीनों गांव के हीरो बन चुके थे। किसी गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था। मैं तो परेशान हो जाती हूँ पूरा दिन काम कर करके। एक तो पूरा काम करो, ऊपर से इन बच्चों को भी संभालो। जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊँ। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही राम गोपाल पहुंचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ओम 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 ओम। हा 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 हा। जैसे ही राम गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ साथ हंस रहे हैं। राम गोपाल ने उनसे कहा। आप ठीक हैं? उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारा सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। राम गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कर्मों के लिए करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे मत आने देना। इतना कहकर वह बाबा वहां से अदृश्य हो गए। राम गोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। राम गोपाल समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सही में जादुई हथौड़ा है।
वो जो बनाने की सोच रहा था लोहे पे चोट मारता और सीधे वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वह अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े के घर ले गया। इसी तरह रोज राम गोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव वालों के बीच भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल मान गया और वह रास्ता बनाने के लिए चल दिया। राम गोपाल ने उस जादुई हथौड़े से पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और राम गोपाल को खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की एक तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखे। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक ही सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। रामगोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद रामगोपाल ने बहुत धन कमाया। आज रामगोपाल एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, उसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना चाहिए। व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता। गरीब की चोरी। एक छोटे से गांव में रमेश अपनी बीवी के और बेटे के साथ रहता था। रमेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं थी। परिवार का पेट पालने के लिए रमेश रिक्शा चलाया करता था। रमेश काफ़ी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज़ आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा सोहन उसके पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। रमेश फौरन उठकर सोहन पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज़ सुनकर सोहन डर जाता है और कहता है, पापा, वो मैं। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तू चोरी कर रहा था? अपने पिता को चिल्लाता देख सोहन रोने लगता है। तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप की पैंट से पैसे निकालना पड़ रहे हैं? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे किसी अच्छे काम पर पहुंचा सकूं, और तू चोरी सीख रहा है? रमेश की ऊंची आवाज़ सुनकर उसकी बीबी भी वहां आ गई। और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? पूछो,
हुआ और तू रो क्यों रहा है? सोहन कुछ नहीं कहता और बस सर नीचे किए रोता रहता है। महाशय अपने बाप की जेब साफ कर रहे थे। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो पूछो इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसे की जरूरत थी तो मांग लेता। यह इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। क्या कर रहा था बेटा, बताना, चुप क्यों खड़ा है? देखा, मुंह नहीं खुल रहा इसका, रंगे हाथों जो पकड़ा गया है, अब कैसे बोलेगा कुछ। ऐसा क्यों किया बेटा तूने? कुछ चाहिए था क्या? अगर चाहिए था तो बता देता। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी, काम ही इतना अच्छा जो किया है इसने। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। और सोनिया सोहन से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे, बता तो सही। मैं नहीं बता सकता माँ, मत पूछो मुझसे। अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूं ना, मैं तुझे दे दूंगी पैसे। अरे नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसा क्या काम है, बता तो। मैं अभी नहीं बता सकता माँ। यह कहकर सोहन वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ आवाज लगाती है, पर वो नहीं रुकता। बेटा रुक जा, बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा रुक जा। सोहन घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है, क्या करूं, आखिर कहाँ से 500 रुपए का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है। अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम मुझे करना पड़ेगा। सोहन अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज देकर बुलाता है। सोहन, सोहन। सोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई मत पूछ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अरे भाई के होते हैं परेशान, बता क्या बात है। क्या पता मैं तेरी परेशानी दूर कर दूं, और अगर दूर नहीं कर पाया तो क्या पता उसे दूर करने का रास्ता बता दूं। मुझे आज शाम से पहले 500 रुपए चाहिए, और मुझे 500। अच्छा देख, एक तरीका तो है, पर तू कर नहीं पाएगा। बता बता, मैं कर लूंगा। मेहनत का काम है भाई। जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूंगा, तू बता तो सही। अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। रमेश और सोनिया शाम को कुछ सामान लेने बाहर जाते हैं। और वे रास्ते में सोहन के बारे में ही बात। क्या लगता है सोहन पैसे क्यों ले रहा होगा? पता नहीं जी, मैंने तो बहुत पूछा पर उसने कुछ बताया ही नहीं। तुमने उससे दोबारा बात नहीं करी? पूछती तो आखिर काम क्या था। करी तो थी पर वह कुछ बोला ही नहीं। ऐसा क्या है जो वो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो।
हाँ, भरोसा तो मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहां हम जाना भी नहीं चाहते। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। सही कह रही हो, मैं बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि रमेश अचानक रुक जाता है। उसे देख सोनिया भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? वो देखो। सोनिया देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि सोहन फैक्ट्री में से भरे हुए बोरे लाकर ट्रक में चला रहा होता है। यह देखकर रमेश रोने लगता है और वह वहां से चला जाता है। सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। रुकिए जी, रुकिए तो सही, सुनिए। इससे अच्छा तो मैं उसे पैसे निकाल लेने देता। जब वो घर आएगा तब उससे बात करेंगे ना। क्या बात करेंगे? ये पूछेंगे कि वो काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है जी। सोनिया रमेश को समझाने की कोशिश करती है पर वो एक नहीं सुनता। वह घर चले जाता है। रात का वक्त है। रमेश और सोनिया सोहन का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ, इतनी देर हो गई है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी सोहन वहां आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे पापा। सोहन की आवाज़ सुनकर रमेश और सोनिया चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में केक होता है और वह कहता है, आपको याद है ना कि मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि मेरा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। यह सुनकर रमेश सोहन को गले लगा लेता है। तू मेरे लिए ये सब कर रहा था और मैं तेरे ऊपर चिल्लाया। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे पापा, ऐसा कुछ मत कहिए। चलिए केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
दोस्तों के साथ वापस चला जाता है। पर वो तेरा भाई इतने लड़के लेकर क्यों आया था? यहाँ किसी से कोई गलती हो गई थी क्या? अरे नहीं माँ जी, वो तो सोनू के दोस्त हैं। असल में सोनू को कई लोग जानते हैं, उसकी जान पहचान काफी अच्छी है ना, इसीलिए सब उसके दोस्त बन जाते हैं। इतना कहकर नेहा अपने काम में लग जाती है। सुमन अपने पति सूरज के साथ रेखा के घर आती है। कोई है क्या यहाँ? हाँ जी, बताइए क्या हुआ? वो हमने सुना कि आपको किराएदार चाहिए, हमें भी कमरा चाहिए था किराए पर। अच्छा, फिर तो ठीक है, चलिए मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। हाँ जी चलिए। रेखा उनको ऊपर की तरफ ले जाती है और कमरा दिखा देती है और नीचे आते समय नेहा को सुनाकर कहती है, जी ये नीचे वाला एरिया है, इसमें मेरा परिवार रहता है। हम लोग शांति से रहने वाले लोग हैं, झगड़े और गुंडों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा ही घर चाहिए था ताकि हम इस पर कब्जा कर सके। क्या मतलब? इनका मतलब है कि हमें भी गुंडे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लीजिए किराया, हम लोग अभी से ही शिफ्ट हो रहे हैं। सूरज रेखा के घर शिफ्ट हो जाता है। तभी घर शिफ्ट करते हुए सूरज को कुछ सामान बेकार सा दिखता है, जिसे देखकर वो रेखा से कहता है, अरे रेखा जी, ये सामान खराब है, इसका क्या करूं? फेंक दो जी इसे। तभी वहाँ सोनू अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। अरे भाई किसको फेंकना है मुझे बताओ, मैं फेंकाऊंगा। अरे बेटा सीधे मुंह पे बात कर लिया कर। भाई वो कूड़ा फेंकने की बात हो रही है। अच्छा वो छोड़, तू यहाँ कैसे आया? कुछ नहीं, दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, भूख लग गई तो सोचा तेरे पास आ जाऊं। सुना है रेखा आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ तू बैठ, मैं बस अभी बना कर लाई। नहीं माँ जी, मैं बना कर ले आती हूँ। अरे बनाने दे वरना बुढ़ापे में आंटी की हड्डियों में जंग लग जाएगा। दोनों भाई बहन बैठकर बातें करते हैं और रेखा सारा खाना बना लेती है। लो बेटा खाना खाओ। क्या स्वाद है, मजा आ गया। बेटा आराम से खा लो। वहीं ये सब होते हुए सुमन और सूरज भी देखते हैं और कहते हैं, अजी ये कौन है? कोई गुंडा मालूम होता है। लगता है ये कोई बड़ा गुंडा है। तो हमें इसका इस घर में आना जाना बंद करवाना होगा, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें रेखा के कान भरने होंगे ताकि वो इस गुंडे का यहाँ आना जाना बंद कर दे। फिर मौका पाकर सुमन रेखा के पास जाती है और कहती है, बहन जी ये गुंडा आपके यहाँ क्या करने आया था? अरे क्या ही बताऊं, ये मेरी बहू का भाई है। आए दिन घर आ जाता है और धमका के रखता है, डर के मारे इसकी बात माननी पड़ती है। तो आप इसका कुछ करती क्यों नहीं? ऐसे गुंडे घर में आएंगे तो मोहल्ले में नाम खराब होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं कल ही अपने बेटे से बात करके इस गुंडे का घर में आना जाना बंद करवाती हूँ। अगले ही दिन रेखा अपने बेटे पवन से कहती है, बेटा मुझे यह लड़का सोनू कुछ ठीक नहीं लगता। गुंडों की तरह कभी भी घर में घुस आता है और खुद तो खाता ही है, अपने आवारा दोस्तों को भी ले आता है और यहाँ खाना खिलाता है। माँ वो नेहा का भाई है। तो मैंने कब बोला बहन है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि उसका यहाँ आना जाना बंद करवा दो ताकि हम शांति से जी सके। ठीक है माँ, मैं नेहा को बोल दूंगा। इसके बाद पवन नेहा के पास जाकर कहता है, सुनो नेहा, माँ को ना सोनू का यहाँ आना जाना पसंद नहीं है, तुम सोनू को कह देना आज के बाद यहाँ ना आए। भला ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? कोई नहीं, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो मैं उसे मना कर दूंगी और आज के बाद मैं किसी के कहने पर भी उसको यहाँ नहीं बुलाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और सोनू का आना जाना बंद हो जाता है। देखा भाग्यवान, तुम्हारा चलाया हुआ तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। वो सोनू तो काफी वक्त से यहाँ आया ही नहीं। हाँ और यही सही वक्त है, हमें अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दोनों नीचे आकर सुमन के पास बैठ जाते हैं जहाँ पवन भी बैठा था। बहन जी क्या बात है, आपके एक बार कहने से ही उस गुंडे का यहाँ आना जाना बंद हो गया। हाँ अपना तो ऐसा ही है, ये घर मेरा है तो यहाँ आर्डर भी तो मेरा ही चलेगा ना। हाँ वो तो है, लेकिन आज के बाद से ना यहाँ ऑर्डर सिर्फ हमारा चलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आज से ये पूरा घर हम दोनों का हुआ। ऐसे कैसे तुम दोनों का हो जाएगा? किराएदार हो, अपनी हद में रहो वरना उठाकर बाहर फेंक देंगे। ओहो देखो तो सही, हमें उठाकर बाहर फेंकने की धमकी दी जा रही है। इतना कहकर सुमन बंदूक निकालकर पवन के सर पे लगा देती है। अब बोलो कौन घर से बाहर जाएगा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे यही तो हमारा काम है, पहले तुम जैसे लोगों को फंसाना, फिर तुम्हारी जमीन अपने नाम कराना और किसी और को बेचकर भाग जाना। क्या तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो? नेहा यहाँ जल्दी आओ,
अरे ये सब क्या है? कौन हो तुम दोनों? छोड़ दो मेरे पति को। ओह, तुम जल्दी से सोनू को बुलवा लो, वही इन दोनों को ठीक कर सकता है। हाँ नेहा, जल्दी से सोनू को फोन करो। नहीं, आप लोगों ने तो उसको यहाँ आने के लिए मना किया था ना। अरे मैंने तो माँ के चक्कर में मना किया था, वरना मैं भला अपने साले को क्यों मना करता। सोनू तो मेरा प्यारा प्यारा साला है, जल्दी से बुला लो ना। अरे मुझे माफ करते, मैं इन दोनों की बातों में आ गई थी और सोनू को आने से मना कर दिया। अभी तो जान गले में अटकी हुई है, अभी उसे बुला ले बेटा। अपना उल्लू सीधा करना कोई तुम दोनों माँ बेटे से सीखे। ये रोना धोना बाद में करना बुढ़िया, चल पहले यहाँ अपने सिग्नेचर कर। चल अपनी जमीन हमारे नाम कर दे जल्दी जल्दी। हाँ हाँ करती हूँ। रेखा पेपर पर सिग्नेचर कर देती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो जी, अपना तो काम हो गया। इतने में ही सोनू आ जाता है। अरे इतनी जल्दी कहाँ है जाने की? तू यहाँ कैसे? किसने बुलाया तुझे यहाँ? मुझे जब यहाँ आने के लिए मना किया ना, तभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तब से मैं इस घर पर नजर रख रहा था, और देखो तुम चोरों को पकड़ भी लिया। अरे मेरे बेटे, तू आ गया हमें बचाने के लिए। बचाने नहीं, मरने आया है। ये देख, हमारे पास सच में बंदूक है। और मेरे दोस्त है ना जो घर के बाहर खड़े हैं, उनके पास तो 2-2 बंदूक है। अरे रेखा जी, ये तो प्रैंक था। हम तो प्रैंक वीडियो बना रहे थे, आप तो सच में डर गए। अरे आंटी जी, प्रैंक करते वक्त कैमरा भी तो साथ में रखते हैं ना। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सूरज और सुमन को अरेस्ट करके ले जाती है, और चोरों को पकड़ने के लिए सोनू को इनाम भी मिलता है। बेटा, यह तेरा ही घर है, जब तेरा मन हो तब आ जाया कर। आज तू ना होता तो शायद ये घर ही ना होता। अरे ये मेरी बहन का घर है, इस पर तो मैं आज भी ना आने दूं। सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।